तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का, क्लास 12th का, जो कि होने वाला है चैप्टर हमारा 6, जो कि बेस्ड है किसके ऊपर, तो बैंकिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड है टोटल। तो इसके अंदर जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस के अंदर पूरा मनी चैप्टर जो है ख़त्म कर लिया था, यानी मनी के बारे में जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी, है ना। तो आज हमें जो स्टार्ट करना है वो बैंकिंग सिस्टम को स्टार्ट करना है, यानी बैंकिंग को। इसके अंदर सारी चीज़ें देखेंगे कि किस तरीके से बैंकिंग होते हैं, कैसे टाइप के बैंक होते हैं, बैंक क्या काम करती है, जो भी तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि तुम्हारे बुक्स के अंदर जो भी गिवन होगी वो भी, और उसके अकॉर्डिंग इसके एक्स्ट्रा भी चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है, ताकि सिर्फ ये वो वीडियो ना देखें जो कि सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये उनके लिए भी हो सके जो कि मतलब अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ में जो नॉलेज पर्पज़ के लिए पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंकिंग सिस्टम। देखो, अगर हम बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो बैंकिंग सिस्टम को हम दो भागों में पहले बांटते हैं, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम को हमेशा हम दो भागों में बांटते हैं। एक हमारा होता है शेड्यूल बैंक, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा नॉन शेड्यूल बैंक। अगर इसे हम हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं हम अनुसूची बैंक, और जो दूसरा वाला होता है उसको बोलते हैं हम गैर अनुसूची बैंक, ठीक है। ये दो तरीके से बैंक होते हैं। तो पूरी बैंकिंग सिस्टम दो ही भागों में डिवाइड है। एक है तुम्हारा शेड्यूल बैंक यानी अनुसूची बैंक, और दूसरा है गैर अनुसूची बैंक यानी कि नॉन शेड्यूल बैंक, ठीक है। अब अगर पूछे कोई कि शेड्यूल बैंक होता क्या है, गैर अनुसूची बैंक यानी कि नॉन शेड्यूल बैंक क्या होता है, तो सिंपल बताना है कि शेड्यूल बैंक वो बैंक होते हैं जो आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो करता है। आरबीआई के गाइडलाइन समझते होगे, आरबीआई के जितने भी रूल्स होते हैं उनको क्या करता है, फॉलो करता है, उसको क्या बोलते हैं, हम शेड्यूल्स बैंक बोलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में इसके अंदर ये भी डाल सकते हो कि जो आरबीआई के रूल के सेकंड लिस्ट में, यानी कि आरबीआई का अपना क्या होता है, एक छोटा सा रूल होता है ना, बहुत सारे रूल के उसके अंदर पेजेस में रूल्स लिखे रहते हैं कि आरबीआई कैसे चलेगी। तो आरबीआई के गाइडलाइंस या फिर आरबीआई के रूल के सेकेंड लिस्ट में, ठीक है, या फिर आरबीआई के कह सकते हैं, जैसे कि हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर भी लिस्ट होते हैं, ठीक है ना, आर्टिकल्स होते हैं। तो उसी तरीके से आरबीआई का भी अपना एक लिस्ट है, एक संविधान है। तो उसके अंदर अगर सेकंड लिस्ट में शामिल है उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, शेड्यूल बैंक। यानी कि जो सेकंड लिस्ट में शामिल है और जो आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम शेड्यूल बैंक। और जो आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, ठीक है ना, मतलब फॉलो करना जरूरी नहीं है उनके लिए, वो क्या हो जाते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक यानी कि गैर अनुसूची बैंक, ठीक है। तो ये दोनों छोटा सा डिफरेंस है कि शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं और नॉन शेड्यूल। तो शेड्यूल बैंक में तो सारे वो बैंक आ जाते हैं जो कि आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, और साथ में उसके सेकंड अनुसूची यानी सेकंड लिस्ट के अंदर शामिल होते हैं वो सारे बैंक, ठीक है, आरबीआई के अंडर में। और दूसरा नॉन शेड्यूल बैंक में सिंपल इसके अंदर कोई भी गाइडलाइंस फॉलो नहीं किया जाता, जैसे कि छोटे मोटे लाला हो गए, मुनीम हो गए, जितने भी छोटे मोटे, जिससे कि हम किसी तरह का लोन जो लेते हैं और कोई भी वो अपनी तरफ से मनमर्जी कोई सा भी इंटरेस्ट चढ़ाकर हमसे ले लेते हैं पैसा वगैरह, है ना, किसी तरह का उसके अंदर कोई भी बाउंडेशन नहीं होता, कोई लिमिटेशन नहीं होता, किसी तरह का कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता जो कि आरबीआई उसके ऊपर थोप सके, उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन शेड्यूल बैंक, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। हमें पूरा किसके बारे में पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है शेड्यूल बैंक के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ना है, शेड्यूल। तो बात करते हैं शेड्यूल बैंक के बारे में। शेड्यूल बैंक के अंदर जो आता है वो दो तरीके से बैंक आ सकते हैं, ठीक है ना, दो तरीके से बैंक आते हैं शेड्यूल में। एक आता है तुम्हारा कमर्शियल बैंक, एक आता है कौन सा, कमर्शियल बैंक, जिसको बोलते हैं हम वाणिज्यिक बैंक, ठीक है ना, वाणिज्यिक बैंक। कमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक, जितने भी तुम्हारे एसबीआई हो गए, पीएनबी हो गए, जिसके अंदर हम लोग खाता खुलवाते हैं, ठीक है, पीएनबी हो गए, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गए, ये सारे जितने भी बैंक्स होते हैं, छोटे छोटे बैंक्स, वो कौन से होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं। कौन से होते हैं, कमर्शियल बैंक। दूसरा होता है हमारे पास, पहला तो होता है कमर्शियल बैंक, दूसरा होता है कोऑपरेटिव बैंक। दूसरा कौन सा होता है, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है ना, कोऑपरेटिव बैंक, जिसको बोलते हैं हम सहकारी बैंक, ठीक है। कौन से होते हैं, सहकारी बैंक, ठीक है। तो पहला होता है कमर्शियल बैंक, दूसरा होता है कोऑपरेटिव बैंक। शेड्यूल बैंक को कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। पहला कौन सा, कमर्शियल बैंक, दूसरा कौन सा, तो कोऑपरेटिव बैंक। हमें बिल्कुल भी कोऑपरेटिव बैंक के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है किसके बारे में, कमर्शियल बैंक के बारे में। तो बात करते हैं इसको। कमर्शियल बैंक को भी कई भागों में यानी कि 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला आता है इसके अंदर फॉरेन बैंक। पहला कौन सा आता है, फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक का मतलब होता है विदेशी बैंक, ठीक है ना, विदेशी बैंक, ठीक है ना। पहला कौन सा बैंक आता है, फॉरेन बैंक, जिसको क्या बोलते हैं, विदेशी बैंक। दूसरा जो इसके अंदर आता है, तो बात कर लेते हैं पहले फॉरेन बैंक के बारे में। तो फॉरेन बैंक कौन सा बैंक होता है, वो बैंक होता है यानी उसके अंदर वो लोग खाता खुलवाते हैं, वो लोग अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं जिनका ट्रेड एक्सटर्नली यानी ओवरसीज होता है। ओवरसीज मतलब जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करवाते हैं एक देश से दूसरे देश के अंदर, ठीक है, यानी कि जो कि एक देश से दूसरे देश का ट्रेड करते हैं वो लोग अपना अकाउंट खुलवाते हैं किसके अंदर, फॉरेन बैंक के अंदर, ठीक है। दूसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है प्राइवेट अकाउंट। कौन सा,
प्राइवेट बैंक। दूसरा कौन सा होता है? प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक कौन सा बैंक है? तो प्राइवेट बैंक वो बैंक होते हैं जिसमें किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की 50% से ज़्यादा, या फिर कह सकते हैं 51% या उससे ज़्यादा, 51% या उससे ज़्यादा की अगर शेयर है उसके अंदर या फिर हिस्सेदारी है उस बैंक के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? हम प्राइवेट बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट बैंक कौन से बैंक होते हैं? वो बैंक जिसमें 51% या उससे ज़्यादा के शेयर किसके पास होते हैं? उस किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पास होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम प्राइवेट बैंक। क्लियर है? तो फॉरेन बैंक क्लियर हो गया, प्राइवेट बैंक क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो आता है वो है तुम्हारा गवर्नमेंट बैंक। नेक्स्ट कौन सा आता है? गवर्नमेंट बैंक। गवर्नमेंट बैंक यानी इसको कहते हैं सरकारी बैंक। सरकारी बैंक। सरकारी बैंक कौन सा होता है? सेम, जिसमें सरकार के पास 51% या उससे ज़्यादा के अगर शेयर हो, उसे क्या बोलते हैं? सरकारी बैंक। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? हम सरकारी बैंक। यानी कि गवर्नमेंट बैंक कौन से बैंक होते हैं? वो बैंक जिसके पास 51% या उससे ज़्यादा के शेयर गवर्नमेंट के पास है, तो उसको क्या बोलेंगे? हम गवर्नमेंट बैंक बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट आता है हमारा, इसके बाद जो एक लास्ट और बैंक आता है, वो बैंक देखते हैं कि जो लास्ट बैंक आता है वो आता है आरआरबी, यानी कि रीजनल रूरल बैंक। ठीक है ना, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, कौन सा होता है? रीजनल रूरल बैंक। तो एक हमारे पास आरआरबी बैंक होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रीजनल रूरल बैंक। क्या बोलते हैं इसको? रीजनल रूरल बैंक। तो 3-4 तरह के हमारे पास बैंक है। सबसे पहला फॉरेन बैंक। तो फॉरेन बैंक वो बैंक जिसके अंदर जो ट्रेड एक देश से दूसरे देश के साथ करते हैं उनका अकाउंट खुलता है। प्राइवेट बैंक वो बैंक जिसके अंदर 51% या उससे ज़्यादा का शेयर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का हो। तीसरा गवर्नमेंट बैंक, वो बैंक जिसके अंदर 51% से ज़्यादा शेयर किसके पास हो? गवर्नमेंट के पास हो, यानी कि उसके ऊपर गवर्नमेंट का पूरा अधिकार होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम गवर्नमेंट बैंक बोलते हैं। और लास्ट आता है हमारा आरआरबी। तो थोड़ा सा आरआरबी के बारे में समझते हैं। जो आरआरबी बैंक है हमारे पास, जो आरआरबी जो बैंक होता है, आरआरबी या जिसको क्या बोलते हैं? रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ध्यान से सुनना, ये गांधी जी के कहने पर इस ऐसे बैंक को स्टेबलाइज किया गया था। गांधी जी के कहने पर इन बैंकों का क्या किया गया था? स्टेबलाइज किया गया था। इनको इसलिए लगाया गया था क्योंकि जो कमर्शियल बैंक यानी जितने प्राइवेट बैंक हैं, गवर्नमेंट बैंक है, ये बड़ी बड़ी बैंकें जो हैं वो हर जगह जाकर अपना काम नहीं कर पा रही थी। जैसे कि बहुत सारे रिमोट एरिया हुआ करते, जैसे कि मान लो बिहार में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर जाना बहुत मुश्किल था बड़े बड़े बैंकों का। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि ऐसे छोटे छोटे जगहों पर, जहाँ गाँव वाले इलाकों में जहाँ पर पहुँच बहुत कम है बैंकों की, लेकिन वहाँ पर भी लोगों को नीड है बैंकों की, तो उस जगह पर आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक को क्या करवा दिया जाता है? ओपन करवा दिया जाता है। ठीक है, ये एक तरह से क्या करता है? लोगों की हेल्प करने में, लोगों को लोन प्रोवाइड करवाने में, लोगों के डिपॉजिट को अपने पास रखने में, यानी कि बहुत तरीके से हेल्प करते हैं। जैसे बैंक हेल्प करती है सेम टू सेम वैसे ये भी हेल्प करता है, लेकिन बस क्या होता है कि एक छोटे लेवल पर होता है और ये उस जगह पर लगाया जाता है जहां पर मतलब पहुंचना बाकी बैंकों का यानी बड़े बड़े बैंकों का बहुत ही मुश्किल होता है। तो कह सकते हो कि एक छोटे बैंक होते हैं। कौन से होते हैं? छोटे बैंक होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब याद रखना कि ये गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और दूसरा याद रखना, इसको 1975 में स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 1975 में। कब स्टार्ट किया गया था इसको? 19। तो याद रखना, पहला तो रीजनल रूरल बैंक जो है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसको मेनली कहाँ लगाया जाता है? तो उन इलाकों में लगाया जाता है जो कि बहुत ही रिमोट एरिया होता है, जहाँ पर बड़े बड़े बैंकों का पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। किनके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 1975 में इसको स्टार्ट किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक ओवरव्यू देखा कि कितने तरीके के बैंक होते हैं। ठीक है, अब हमें मेनली किस टॉपिक पर पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है? तो हमें पढ़ना है ओवरऑल कमर्शियल बैंक के बारे में। हमें किसके बारे में पढ़ना है? तो हमें पढ़ना है ओवरऑल कमर्शियल बैंक के बारे में। हमें किसके बारे में पढ़ना है? तो कमर्शियल बैंक के बारे में। तो बात करते हैं कमर्शियल बैंक। वो जो मैंने बताया वो एक ओवरव्यू था कि हम बैंकों को कैसे बांटते हैं अलग अलग सिस्टम में। तो अब बात करते हैं किसकी? कि कमर्शियल बैंक। हमें इसी के बारे में पढ़ना है क्योंकि हमारे देश में मेनली दो तरीके से बैंक देखा जाए तो होते हैं। एक कमर्शियल बैंक होता है और एक सेंट्रल बैंक होता है। एक कमर्शियल बैंक होता है और दूसरा कौन सा होता है? सेंट्रल बैंक जो होते हैं, जैसे कि हमारे देश में सेंट्रल बैंक आरबीआई है। कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? छोटे छोटे बैंक, पीएनबी हो गए, एसबीआई हो गया, ठीक है ना, बाकी और सारे बैंक हो गए, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, बहुत सारे बैंक होते हैं। वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं? कमर्शियल बैंक में आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज और बताना था आरआरबी के बारे में। वो जो आरआरबी मैंने पढ़ा है उसके अंदर याद रखना, उसके अंदर 3 लोग मिलकर उसका हिस्सेदारी लेते हैं। पहला 3 लोग मिलकर हिस्सेदारी लेते हैं। पहला, एक तो गवर्नमेंट उसे हेल्प करती है ओपन करने में। ठीक है, याद रखना, मैं बताना भूल गया था। आरआरबी में एक तो गवर्नमेंट उसे ओपन करने में हेल्प करती है, दूसरी एक सब्सिडियरी बैंक होती है। कौन सी? सब्सिडियरी बैंक। सब्सिडियरी बैंक यानी कि वो बैंक जो इस बैंक को खोलने में खोलने में सहायता करती है, यानी ओपन करने में सहायता। जैसे कि एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गए, ठीक है ना,
और भी बहुत सारे HDFC हो गए, ICICI हो गया, तो ये सारे मिलकर एक साथ मिलकर या फिर कोई बैंक जो है इनको हेल्प करते ओपन करवाने में, ठीक है। और तीसरा जो है वो स्टेट, तो ये 3 लोग मिलकर इसको खोलते हैं, यानी RRB जो बैंक होते हैं उनको 3 लोग मिलकर, गवर्नमेंट, सब्सिडियरी बैंक और स्टेट। जो गवर्नमेंट होती है वो 50% इसके अंदर पैसा लगाती है, गवर्नमेंट 50% पैसा लगाती है, इसलिए इसके प्रॉफिट का 50% हिस्सेदार भी कौन रहेगा? बैंक रहेगा, याद रखना। सब्सिडियरी बैंक जो होती है जैसे कि SBI, PNB किसी ने भी लगाया तो ये 35% पैसा लगाती है, अपना 35% पैसा लगाती है इसको ओपन करने में, 35% प्रॉफिट भी कौन रखेगी? ये रखेगी। और जो स्टेट है वो इसका 15% लगाती है, कितना? 15%। तो 15% पैसा भी जो है प्रॉफिट जो है वो कौन रखती है? स्टेट रखती है। तो ये 3 लोगों में बढ़ता है इसका प्रॉफिट और 3 लोग इसके शेयर में हिस्सेदार होते हैं RRB में, याद रखना। एक गवर्नमेंट, दूसरा सब्सिडियरी बैंक और तीसरा स्टेट। सब्सिडियरी बैंक का मतलब होता है सहायक बैंक, ठीक है, कौन सा? सहायक बैंक। और सहायक बैंक के मैंने एग्जांपल बता दिए, जितने भी कमर्शियल बैंक आते हैं ना, SBI, PNB, HDFC, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने भी बैंक है वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं? इस सब्सिडियरी बैंक में आ जाते हैं। तो याद रखना इन तीनों के बारे में, RRB में गवर्नमेंट आता है, सब्सिडियरी बैंक आते हैं और कौन से आते हैं? स्टेट आते हैं, और तीनों का शेयर याद रखना है। तो क्लियर है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमें किसके बारे में स्टार्ट करना था? कमर्शियल बैंक के बारे में। किसके बारे में स्टार्ट करना था? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को स्टार्ट करने से पहले एक बात और यहाँ पर बता दूं मैं, जैसे कि हमने इसके में पढ़ा कि गवर्नमेंट बैंक, ठीक है ना, गवर्नमेंट बैंक पढ़ा, तो इसमें 2 चीज़ याद रखना। गवर्नमेंट बैंक के अंदर कुछ एग्जाम्पल अगर ज़रा देखें हम गवर्नमेंट बैंक के अंदर, तो गवर्नमेंट बैंक के अंदर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। गवर्नमेंट बैंक के अंदर, तो गवर्नमेंट बैंक के अंदर क्या एग्जाम्पल है तो ज़रा देख लेते हैं। जो गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक, उसके अंदर जैसे कि कौन कौन से बैंक आ जाते हैं? सबसे पहला SBI, दूसरा IDBI और बाकी तीसरा नेशनलाइज्ड बैंक। कौन से? नेशनलाइज्ड बैंक आते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक जिसको बोलते हैं हम नेशनलाइज्ड बैंक, जिसको क्या बोलते हैं हम? राष्ट्रीयकृत बैंक बोलते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक, ठीक है ना। ज़रा समझना, SBI, IDBI और जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, तो अगर बोलूँ कि अभी एट प्रेजेंट गवर्नमेंट बैंक कितने हैं तो टोटल 12। कितने हैं? 12, जिसमें 10 तो तुम्हारे नेशनलाइज्ड बैंक है और बाकी एक ये और एक ये, ठीक है। टोटल कितने बैंक है गवर्नमेंट बैंक? 12, जिसमें नेशनलाइज्ड बैंक कितने हैं? 10 और SBI और IDBI मिलाकर कितने होंगे? टोटल 12। अब जरा ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट बैंक में SBI और IDBI और नेशनलाइज्ड बैंक, तीनों में क्या डिफरेंस है? देखो, नेशनलाइज्ड बैंक वो बैंक होते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है सारा शेयर अपने पास परचेज कर लेती है, यानी कि ऐसे बैंक जो पहले कभी प्राइवेट के हाथों में रहे हो और उसको गवर्नमेंट अगर अपने पास परचेज कर ले, अपने आप सारे शेयर खरीद ले उसके, तो उसको क्या बोलते हैं? हम नेशनलाइज्ड बैंक बोलते हैं। तो नेशनलाइज्ड बैंक का मतलब क्या होता है? सरकार का बैंक। किसका बैंक? सरकार का बैंक। ये भी सरकार का बैंक है, ये भी सरकार का बैंक है, ये भी, लेकिन इसको नेशनलाइज्ड बोला जाता है, इन दोनों को नेशनलाइज्ड नहीं बोला जाता। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो नेशनलाइज्ड बैंक जो होते हैं, याद रखना, जितने भी बाकी गवर्नमेंट बैंक है उन सबको नेशनलाइज जो किया गया था वो 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में। लेकिन याद रखना, ये दोनों बैंक जो है, ये दोनों बैंक वो 1969 से पहले ही बन चुके थे, इसलिए इन दोनों को नेशनलाइज्ड बैंक नहीं माना गया। लेकिन फिर भी ये कौन से बैंक है? गवर्नमेंट बैंक। याद रखना, इसको नेशनलाइज्ड बैंक कहा गया क्यों? क्योंकि 1969 में ही क्या हुआ था? बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। नेशनलाइजेशन का मतलब कि सभी जो प्राइवेट बैंक थे उसको किसने परचेज कर लिया था? गवर्नमेंट ने परचेज कर लिया था। लेकिन SBI और IDBI जो है, ये दोनों बैंक वो 1969 से पहले ही बन गए थे। जैसे कि भी पढ़ाऊंगा कि SBI जो है वो 1955 में बन गया था। कैसे बना था सब कुछ बताऊंगा। तो याद रखना, गवर्नमेंट बैंक में 3 तरीके के बैंक, SBI, IDBI और नेशनलाइज वो बैंक जिसको गवर्नमेंट ने अपने पास परचेज कर लिया था, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से। और टोटल अभी मिलाकर कितने गवर्नमेंट बैंक है? तो 12। क्लियर है यहाँ तक? अब स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? कमर्शियल बैंक के बारे में। तो देखते हैं अब जरा कमर्शियल बैंक के बारे में कि फाइनली कमर्शियल बैंक होते क्या है, क्या